रामपुर सीट के लिए उपचुनाव में बीजेपी ने आजम खां के किले को ढा दिया। आजम के किले की एक एक ईंट खिसकाने वाले आकाश सक्सेना ने आजम के करीबी आसिम राजा को मात दी है। जिस रामपुर में आजम के बिना एक पत्ता नहीं हिलता था, उस रामपुर से आजम खां का आखिरी किला भी ढह गया। रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने आसिम राजा को 3600 से ज्यादा वोटों से पटखनी दे दी। आकाश सक्सेना को 47,296 वोट मिले थे। आज रामपुर में जिस तरीके का ऐतिहासिक परिणाम जो आया है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी 34,000 मतों से आज जो विजय हुई है, इसके लिए रामपुर के हिंदू, रामपुर के मुसलमान सब भाइयों को मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। एक तरफ अब बीजेपी इसे अन्याय के खिलाफ जीत बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा ने प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया। हमने मोबाइल पहले भी कहा है कि रामपुर में इलेक्शन हुआ ही नहीं है। रामपुर में शहर के अंदर नीचे करो यार, 200 लाइव है ना सुनील। अरे यार सर, शहर के अंदर 252 बूथों पर पुलिस ने प्लानिंग करके रामपुर के शहरियों को वोट डालने ही नहीं दिया है और बूथों को लूट लिया है एकदम। मात्र 20% पोलिंग हुई है 252 बूथों की। दरअसल मतगणना के दौरान 19 राउंड तक आसिम राजा आगे चल रहे थे। तब तक समाजवादी पार्टी ने धांधली के आरोपों पर चुप्पी साधी रही, लेकिन 21वें राउंड में जैसे ही आकाश सक्सेना आगे निकले, समाजवादी पार्टी ने धांधली के आरोप लगाने शुरू कर दिए। फिलहाल इस जीत के साथ ही आजम का किला ढह गया और बीजेपी ने इतिहास रच दिया। टीम न्यूज स्टिक। लगातार मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ। एनके सिंह सर, दरअसल रामपुर की बात हो रही है क्योंकि इसे आजम का गढ़ कहा जाता रहा, समाजवादियों का गढ़ कहा जाता रहा और मुस्लिम वोट ज्यादा। बावजूद इसके ये भगवा लहराना, भगवा का यहां प्रभाव क्या कुछ कहता है समाजवादियों को लेकर और जिस मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राजनीति की जाती रही है? किससे सवाल था ये? टीटू साहब जरा रुकिए। अच्छा, क्या वजह है कि आजम खां इतने बड़े नेता बने और लगातार वहां से जीतते रहे? वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, इसमें जीतने के सबसे बड़े जो कारण होते हैं वो यही होते हैं कि एक तरफ मुस्लिम कंसोलिडेशन था इतने साल। आज अगर वो हार रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए भाई, काउंटर पोलराइजेशन भी तो होगा ना जी, हिंदू कंसोलिडेशन भी होगा। और जहां तक इसका सवाल है कि मत नहीं दाने दिया गया, आप सोचिए हम लोग काफी मतलब आश्चर्यचकित थे कि 21 राउंड तक अचानक कैसे चल रहा है कि वो आगे चल रहे हैं। अगर ये आरोप उस समय का सही था तो 21 राउंड तक आगे चले कैसे? तो 21 राउंड चलने का सीधा मतलब है कि लोग, मुसलमानों ने वोट दिया लेकिन सारे मुसलमानों ने नहीं दिया है। और शायद उसकी वजह यह है कि वो जो मकबूलियत होती है किसी नेता की, अब वो जानते हैं कि अब ये अवसान पे अपने पॉलिटिकल करियर के हैं, लिहाजा मुसलमानों ने भी उस तरह से साथ नहीं दिया जिस तरह पहले दिया करते थे। तो एक तो पहला ये है। दूसरा, काउंटर पोलराइजेशन अगर हिंदुओं का हुआ है तो जाहिर है सक्सेना को उसका फायदा मिलेगा। अगर वो फायदा बीजेपी प्रत्याशी को मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है? आप 70 साल फायदा लेते रहे तो वो सही है काउंटर पोलराइजेशन से, लेकिन अगर वो बीजेपी ले तो गलत है। मुझे लगता है ये लॉजिक थोड़ा वियर्ड है, तो इसलिए इसका तो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन बाकी दोनों जो जगह है वहां पे हमें देखना पड़ेगा। खतौली एक इंडिकेटर है, हम मान सकते हैं कि मैनपुरी में सिंपैथी वेव था, कोई दो राय नहीं है। मुलायम सिंह बड़े नेता थे, उनके एनके सिंह सर, जब आप खतौली की बात करते हैं तो एक चीज होता है, खतौली में ऐसा क्या जातिगत आधार वहां बैठाया गया कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां से आते हैं, इसके अलावा मदन भैया को कहां से ले जाया गया, और जिस अकलियत वोट बैंक की राजनीति समाजवादी पार्टी करती रही है और आरएलडी भी करती रही, उसका फायदा मिला है। वहां मैनपुरी वाला हिसाब नहीं देखा गया या रामपुर वाला हिसाब नहीं देखा गया, वहां का आधार ही दूसरा रहा।
बहुत अच्छा वैसे सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी बात को गौर से देखें। भारत के संविधान में ये मना तो नहीं है, अगर हम हिंदू कंसोलिडेशन करें तो वो वैलिड है, लेकिन जातिगत करेंगे तो गलत है, ऐसा तो होता नहीं है। लिहाजा ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में चूंकि संविधान ने नहीं रोका है, लिहाजा इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। अच्छा, सैनिक को अगर आप लाते हैं, आपका प्रत्याशी यहां सीट खाली क्यों हुई है? क्योंकि वो दंगों में उनका आरोप सिद्ध हुआ, तो प्रत्याशी को सजा मिली, जिसकी वजह से खाली हुआ। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि भाई हिंदुओं ने जो दंगाई है, हिंदुओं के जो दंगाई नेता है, उनको खारिज कर दिया। ये भी तो एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन ये सब गलत होगा। हकीकत ये है कि विकल्प जनता हमेशा तलाशती है, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप अगर गौर से देखें, दिल्ली में विकल्प तलाशा, 17 साल 18 साल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो बीजेपी रही है, उसका विकल्प आपको लेके आई है। गुजरात में ये विकल्प नहीं तलाशा क्योंकि अपोजिशन था नहीं वहां पे। तो जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इस समय है, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये सोचना हो अगले 1.5 साल। ठीक है सर, विकल्प है, लेकिन विकल्प है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से समझते जब विकल्प है तो रामपुर में विकल्प मिला धर्मेंद्र यादव जी, तो गुरेज नहीं होना चाहिए। मैनपुरी आपको मिल गया, खतौली में विकल्प था, आरएलडी आपके सहयोगी को मिल गया, रामपुर में विकल्प था, बीजेपी को मिल गया। राहुल जी, एनके सिंह साहब ने ठीक एनालिसिस किया। मैं ज्यादा भावनात्मक बातों को ना रख करके मैं आंकड़ों की बात कर लूंगा, शायद हो सकता है दर्शकों को भी ज्यादा समझ में आ जाए और पैनलिस्ट भी समझ जाएंगे इस बात को। आजादी के बाद रामपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 33% पोलिंग है। और अगर शहरों में आ जाएंगे सर, 252 बूथों पर लोकसभा उपचुनाव में कितना हुआ था? सुन लीजिए, 55% हुआ था, 55% 55 हुआ था, 55। सुन लीजिए, अब सुन नहीं वेरीफाइड है, बता रहा किस कम्युनिटी ने दिया, किसने नहीं दिया, ये तो आरोप है ना, ये अनवेरीफाइबल प्रपोर्शन। सुन लीजिए ना, मैं अभी कम्युनिटी वाइज नहीं बता रहा हूँ। अगर आप 23% लगभग वोट कम डलता है, वो हर कम्युनिटी का ज्यादा, जैसे इन्होंने शहरों में कम किया, 252 बूथों पे 20% पोलिंग हुई है, ओवरऑल 33% पोलिंग हुई है, तो बाकी जो बूथ शहर के बाहर के थे वहां पोलिंग 40 के ऊपर चली गई। तो ये स्ट्रेटेजिकली भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन का दुरुपयोग तो किया। आप मुझे बता दीजिए कि चुनाव में कब ऐसा होता है जब पुलिस बैरिकेड लगाती है घरों के सामने, कब ऐसा होता है जब पुलिस मार देती है वोटर को और वोटर चले जाते हैं अस्पताल में, कब ऐसा होता है जब पुलिस जो है किसी वोटर को पर्ची फाड़ के वापस भेज देती है। ये कौन से लोकतंत्र में होता है? अगर ये सब नहीं करती भारतीय जनता, लगभग 2.25 लाख वोट हैं, वो 2.25 लाख वोट अगर पड़ते तो रामपुर की समाजवादी पार्टी कम से कम 150 जी, मैनपुरी जीत गया, खतौली जीत गया तो बेहतर है, रामपुर हार गया तो बहुत गड़बड़ किया आप लोगों ने, और प्रशासन का साथ लेकर आपने रामपुर हरवा दिया। देखिए, ये उनकी जो अभी मुस्कुरा रहे हैं, अभी आप ये जो कह रहे थे कि नकारात्मक राजनीति, नकारात्मक सोच इनकी है, ये नकारात्मक सोच से राजनीति करते रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें हैं। जीत रहे हैं तो सब ठीक है, हार गए तो प्रशासन, चुनाव आयोग, अपने भीतर झांक पहले भी हो चुके हैं। आजम खां के जमाने में 90 के दशक में 33% हुआ था। मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा ना, ये पहले भी हो चुका है। मतदान प्रतिशत कम होते रहे हैं, मतदान प्रतिशत इसलिए कम होता रहा है कि वहाँ का मुस्लिम आजम खां को पसंद नहीं करता था। आजम खां को पसंद करता तो उनके पक्ष में वोट डालता, पहले भी निकला है। अब उनके कारनामे जब आजम खां के सामने आए हैं, आजम खां पिछले 2 महीनों में 2 बार हार गए हैं, वहाँ अपनी सीटें खाली करी हुई 2 बार नहीं जीत पाए। रोना भिगोना, उनका आंसू बहाना, तस्वीर बहाना, घड़ियाली रोना, दीपक जी वो भी मतदाताओं को नहीं ला। समाजवाद का मतलब हर जात को समाहित करना, हर धन को समाहित करना, लेकिन रामपुर तो हार गए। फायदे के हिसाब चिंता की बात है तो किस तरीके से चिंता की जा रही? केवल यही कि बीजेपी पर आरोप लगा दिया जाए, इससे छुटकारा पा लिया जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रामपुर हारने का जो स्पष्ट कारण है वो अपने आप स्पष्ट है। ये कहते हैं ना कि वो एक ओपन सीक्रेट है। खैर, रामपुर की पराजय कहीं न कहीं इस बात को सांकेतिक रूप से रेखांकित करती है कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण जीत के लिए कुछ भी चल सकती है। हमें ये बताइए आप, इतना कम परसेंटेज होना
कहीं न कहीं चुनाव आयोग कहीं न कहीं स्थानीय खतौली में क्यों नहीं किया लगाता है? लोक निधि से इतना सारा पैसा क्यों दिया, इतना सारा पैसा क्यों दिया जाता है? आप मतदान देखिए, ये बता दें, जितना खतौली में मतदान हुआ अगर उतना ही रामपुर में होता तो भी मुझे लगता है कि समाजवादी पक्ष अच्छे मतों से जीतता। सर नहीं, अगर वहां पसंद करे आसिम राजा को, लोग नहीं निकल रहे हैं, देश की तस्वीर नहीं बदल। लोकसभा चुनाव में भी लोगों से कहा गया कि वोट डालने क्यों नहीं है, उनका कहना कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं इंटरेस्ट जागा होगा। लेकिन हर चीज के लिए इलेक्शन कमीशन को, हर चीज के लिए प्रशासन को दोषी ठहरा देना, वही चुनाव वही प्रशासन मैनपुरी में कराता रहा, खतौली में कराता रहा, तब तो सब कुछ बढ़िया। राजभर जी अपने हिसाब से चले तो सब बढ़िया है, सब अच्छा है, अपनी हार हो जाए तो यहाँ ये गड़बड़ है। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि जब बैलेट पेपर खुले, पोस्टल बैलेट की गिनती हुए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का बढ़त लगभग 12 मतगणना में जब 12 राउंड में जब बढ़ोतरी थी, तो हमें लगता है कि एक भी नेता चैनल पर बैठ के ये नहीं कह रहा था कि नहीं ईवीएम में गड़बड़ी है, निर्वाचन आयोग हमारे साथ गलत कर रहा है, प्रशासन हमारे साथ अन्याय किया, कोई सिंगल नहीं किया। जैसे ही 20वें राउंड के बाद जब मार्जिन कम होने लगा तो तुरंत राग अलापना शुरू कर दिए कि ये हमारे साथ अन्याय हुआ, वो हुआ। देखिए क्या होता है, रामपुर के जहां तक मसला है, आप उठाकर देखेंगे तो आजम खान साहब के जो बयान कुछ ऐसे आए थे और उनके बेटे के जो बयान थे, मुस्लिम महिलाओं में ज्यादा गुस्सा हो गया। और ये तो इनके जो कट्टर समर्थक थे, जो इनके साथ रात दिन संघर्ष करने वाले थे और इनके प्रवक्ता बनकर के बैठे हुए थे, वो खुद सभी लोग भाजपा के साथ चले गए। तब तो ये उनको रोक नहीं पाए। और बयान क्या दिए, मैं तो किसी को जानता ही नहीं। जो कल तक जेल में बंद था और उसका प्रवक्ता बनकर के टीवी पर आकर के हर चैनल पर बयान दे रहा हो, वो उनको जानते ही नहीं। तो कहीं न कहीं वो अपने बयानों की वजह से जनमानस में जो गुस्सा चढ़ा, महिलाओं का जो गुस्सा था, और ऐसे बयान नहीं, वो आपत्तिजनक बयान, और उसी का नतीजा रहा कि लोग उनके खिलाफ जाकर के बीजेपी को ये कह रहे हैं पसमानदा मुसलमान। मैं कह रहा हूं कि बड़े पैमाने पर पसमानदा मुसलमान बीजेपी वोट किया। तो लेकिन राजभर साहब एक चीज है, आरएलडी ज्यादा पसंद है समाजवादी पार्टी को, एसबीएसपी को भी पसंद कर लेते तो आज ये आंकड़ा कुछ और भी रहता। नहीं, देखिए क्या है, पसंद नापसंद वो परिस्थितियों के आधार पर होते हैं। उस समय की परिस्थिति आप देखिए 2022 में कितना परफॉर्मेंस आरएलडी ने दिया। आप जिस मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, जहां दंगों की बात होती थी, वहां कितना वो उसी जगह का तो आरएलडी के नेता है, वहां तो कुछ नहीं हुआ। आप उठाकर देखिए कन्नौज, लेकिन अब तो बेहतर कर लिया ना, देखिए रामपुर उठाकर देखिए कहाँ उपचुनाव में तो बेहतर कर दिया ना। खतौली जीत कर ये बता दिया कि एसबीएसपी से बेहतर ही। देखिए इस चीज से कोई मायने नहीं होता है। वहाँ समीकरण जातिगत मजबूत हो गए और जातिगत समीकरण वहाँ मजबूत होने के टीटू जी ऐसा है क्या? आप लोग तो कह रहे थे कि मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग। 12,000 15,000 का मार्जिन तो मार्जिन नहीं होगा। टीटू जी बताइए, आप लोग तो कह रहे थे मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जातिगत आधार पर गोटी फिट कर जीत लिए खतौली। ये आपका कहना है कि वहाँ का आंकड़ा नहीं है? ये तो राजभर साहब भी कह रहे हैं। नहीं, राजभर जी को छोड़ दीजिए, आप उनकी बात अपने मुंह में मत रखिए। मैं आपको बता देता हूँ, हमने जो चुनाव जीता है, ये सैनी साहब का जो व्यवहार वहाँ की जनता के पीछे, जिन्होंने 7 महीने पहले जिता को उनको विधानसभा भेजा था, ये उसके व्यवहार की हार है। और ये किसान की जीत है, ये मजदूर की जीत है, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की जीत है, ये दलित भाइयों की जीत है। और जैन जी ने सभी मतदाताओं को, खतौली के मतदाताओं को धन्यवाद दिया है कि, और उनके मन में एक डर था कि जाने अनजाने में, बहकावे में हमने चौधरी साहब को पहले हरा दिया और इससे ना सरकार बन रही है ना गिर रही है। आज जो सरकार जिस वायदे के साथ खतौली गन्ना बेल्ट है, जिस वायदे के साथ उसको जिता के भेजा था और विश्वास के साथ, क्या इन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया? क्या गन्ने की पेमेंट तो किसी आम कार्यकर्ता को खड़ा कर देते तो वो भी जीत जाता आपके हिसाब से? तो मदन भैया को क्यों ले जाने की जरूरत थी? नहीं, मदन भैया कहीं बाहर से हमने इंपोर्ट करके मंगाए हैं क्या? वो तो आपके नेता चुनाव के दौरान तो यही कहते रहे, बाहरी। नहीं, वो हमारे कहते रहे। जब आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात से आकर तुम्हारा बनारस से लड़ सकते हैं, मेरे गाजियाबाद के अंदर वीके सिंह जी 2 दफा सांसद रहे, तो बाहर के हो तो 15 दिन पहले। अच्छा, मदन भैया का कद प्रधानमंत्री से आप तुलना कर देते हैं? नहीं, मैं अब तुलना नहीं कर रहा, बाहर वाली बात करें। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बाहर के प्रधानमंत्री जी की तुलना करने की मेरी कोई औकात नहीं है। कर तो दिया आपने।
ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। कुछ पलों के लिए रुकते हैं, चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई है, खतौली आरएलडी समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। हालांकि रामपुर बीजेपी के खाते में गया है। बीजेपी से बड़ी जीत बता रही खुद। इसकी बात दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी की। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, चर्चा जारी है। वो देखो भालू। ठंड में भालू मत बनो, ये पहनो लक्स इन्फर्नो अंदर तो सर्दी कुछू अंदर। इमामी हेल्थी एंड टेस्टी अल्ट्रालाइट सोयाबीन ऑयल, इसमें है सबसे कम एब्जॉर्प्शन, कम चिपचिपा और हल्का। इमामी हेल्थी एंड टेस्टी अल्ट्रालाइट सोयाबीन ऑयल। 1 लीटर हेल्थी एंड टेस्टी अल्ट्रालाइट सोयाबीन तेल के साथ 15 रुपए का मंत्रा हल्दी फ्री। कैसे कटेगी ये सर्दी है? कैसे कटेगी ये सर्दी? अब कट जाएगी। ये तो बड़ा टाइम है। माचोस बोटल थर्मल। हर घड़ी जीत बड़ी ऑफर चल रहा है मैडम, जिसमें घड़ी केक के साथ आप जीत सकते हैं हर मिनट 100 रुपए, हर घंटे सोने के सिक्के, हर दिन लाख रुपए और हर हफ्ते टिप चमचमाती कार भी, सिर्फ एक SMS करके। जल्दी कीजिए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन। ये लो अब खाओ कद्दू। इसके चक्कर में 2000 का चालान लग गया। बाइक इंश्योरेंस रिन्यू करते तो नहीं लगता ना पापा? अच्छा, इंश्योरेंस कितनी महंगी है पता है? मैं यहाँ पैसे बचाऊं, सस्ते कद्दू के चक्कर में 15 किलोमीटर दूर जाऊं, कोई कदर नहीं है मेरी। 2000 रुपए का सस्ता कद्दू। बाइक इंश्योरेंस महंगी पड़ रही है। प्रीमियम स्टार्टिंग है जस्ट ₹1.5 पर डे ऑन फोन पे। टेंशन फ्री इंश्योरेंस। SSI कैब वायर्स एंड केबल्स का जब है साथ तो फिर डरने की क्या है बात। क्वालिटी PVC एंड PTFE इंसुलेटेड वायर्स एंड केबल्स जो है 100% शॉर्ट सर्किट प्रूफ, स्मोक फ्री, जो ना जले ना गले, सालों साल चले। SSI कैब वायर्स, इनोवेशन फॉर प्रोटेक्शन। पारस वाटर टैंक्स, इसकी 6 लेयर्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गर्मी में भी पानी को रखे ठंडा। बेहद मजबूत, टिकाऊ और सालों चलने वाला। इंडिया बेस्ट वाटर टैंक्स एंड पाइप्स। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। योगी सरकार प्रदेश के 5 शहरों वाराणसी, नोएडा, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज की ब्रांडिंग करेगी। उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील और परिवर्तनकारी यात्रा के शिखर पर है। इन्वेस्टर्स समिट यूपी में औद्योगिक विकास की रफ्तार को और तेज करेगा। बेस्ट चॉइस सोयाबीन तेल, हेल्थ में हिट, बजट में फिट। ये लो स्टोन लाएगा दुनिया में तबाही। पीले पत्थर के नीचे विनाशकारी लावा, धधकते ज्वालामुखी, कांपती धरती, ज्वालामुखी का विनाशकारी विस्फोट। देखे रात 10:10 पर। रामपुर सीट भले ही समाजवादी पार्टी हार गई, लेकिन खतौली में एसपी आरएलडी गठबंधन की जीत हुई है। ये मदन भैया ने बीजेपी की राजकुमारी सैनी को 22,000 से ज्यादा वोटों से पटकनी देकर हासिल की। 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में रामपुर सीट बीजेपी के खाते में गई है, तो खतौली सीट पर आरएलडी के मदन भैया ने जीत दर्ज की है। मदन भैया ने बीजेपी की राजकुमारी सैनी को 22,143 वोटों के अंतर से मात दी। मदन भैया को कुछ 97,139 वोट मिले थे। इस जीत के साथ ही आरएलडी और एसपी के गठबंधन ने बीजेपी के कब्जे से खतौली की सीट को छीन लिया। भाईचारे को पुनः बहाल करना है, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है, और पुणे उसके बाद मुजफ्फरनगर अपने वैभवशाली गौरव पे लौटे और जिससे वो उत्तर प्रदेश को एक दिशा दे पाए। लौनी भी हम जीते थे, 1.25 लाख वोट लेके जीते थे। यहाँ का प्रशासन निष्पक्ष था, वहाँ का प्रशासन निष्पक्ष नहीं हो पाया।
इस जीत से आरएलडी खुश तो है, लेकिन वो जीत का जश्न नहीं मना रही। वजह है रामपुर। दरअसल खतौली का खिलाड़ी बनने के बाद JN चौधरी ने ट्वीट किया कि रामपुर में लोकतंत्र का गला घोटा गया, इसलिए वो खतौली की जीत का जश्न नहीं मनाएंगे। खतौली और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो जीते उनको भी बधाई देता हूँ। हमें दुख है इस बात का कि रामपुर में पहले तो वोट नहीं डालने दिया और जबरदस्ती जितना अन्याय कर सकता था प्रशासन वो अन्याय किया। उसके बाद भी जनता निकल करके बाहर आई, मतदान किया उन्होंने। लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से रामपुर में पहले दिन से ही ये जनता ने तय किया था कि हम आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़े होंगे, उन्होंने करके दिखाया और वोट डाल करके दिखाया। खतौली सीट पहले बीजेपी के पास थी, लेकिन विक्रम सैनी को सजा होने के बाद यहाँ उपचुनाव हुआ। इस सीट से बीजेपी ने विक्रम सैनी की पत्नी को ही मैदान में उतारा। हालांकि जनता ने उन पर भरोसा नहीं जताया। टीम न्यूज टीम। लगातार मेहमान जुड़े हैं। एनके सिंह सर, सवाल देखिए, हालांकि खतौली, रामपुर और इसके अलावा मैनपुरी पर बात होगी, लेकिन चाचा और भतीजा जिस तरीके से मिले, विलय हो गया, तो क्या बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है 24 को लेकर कहे तो? देखिए, बड़ी चुनौती तो नहीं कहेंगे, लेकिन पॉलिटिकल फोर्स के रूप में समाजवादी पार्टी सबसे पावरफुल रही है बीजेपी को छोड़ के। ऐसे में उनके पास ये पोटेंशियल है, अगर वो चाहें तो अगले 1.5 साल उनके पास काम करने के लिए, जनता में अपनी पैठ बनाने के लिए है। और चूंकि जनता हमेशा विकल्प ये इंडियन पॉलिटिक्स की खास बात है कि कोई शाश्वत नहीं होता। कांग्रेस को आपने देखा कि कई दशकों तक शासन करने के बाद आज हाशिए पे है, तो बीजेपी है, बीजेपी का भी गति हो सकती है। लिहाजा इस समय अखिलेश यादव को, शिवपाल को लेके और मासेज में जाना होगा। और मासेज में जाना ही नहीं, शिवपाल यादव चूंकि गवई जो राजनीतिक सूझबूझ होती है वो शिवपाल के पास है, वो बहुत रिफाइंड नहीं है। अखिलेश यादव रिफाइंड है और इसकी भी जरूरत है। लेकिन अखिलेश यादव के साथ दोनों का एक अंधे लंगड़े की जोड़ी जो कहते हैं कि एक मासेज में नहीं जाता, फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, सोफिस्टिकेटेड है, जबकि रस्टिक और रूरल जो समझ होती है वो शिवपाल यादव के पास है। तो दोनों मिलकर अगर मासेज में काम करें तो आज भी पोटेंशियल बन सकता है, लेकिन उसके लिए दिन रात लगना पड़ेगा। दीपक जी, भविष्य क्या देख रहे हैं समाजवादियों को लेकर? लगता है रामगोपाल आज के रिजल्ट और आज जो मेल विलाप हो गया है, जो विलय हो गया है, दीपक जी आवाज आ रही है आपको? धर्मेंद्र जी, पैच कर दें। भविष्य तय है अब समाजवादी पार्टी का? एक संजीवनी तो मिल गई आप लोगों को, क्योंकि 2014 से लगातार हार, चाचा साथ आए। देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्षों की पार्टी रही है और हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है। और समाजवादियों ने कभी संघर्ष से पीछे मुड़ के नहीं देखा है, कभी संघर्षों समझौता नहीं किया है, कभी उसूलों समझौता नहीं किया है। तो समाजवादी पार्टी का जो असली चेहरा है, सिंह साहब ये भी बता रहे थे कि जो असली पोटेंशियल है वो समाजवादी में है। ये बात विदित है, हर लोग जानते हैं कि समाजवादी पोटेंशियल है। लेकिन उन्होंने कहा है, लेकिन उस पर भी तो बात कर लीजिए। बिल्कुल, उस पर बात कर लेंगे, उस पर बात कर लेंगे। देखिए, मेहनत करना हर किसी का काम है, मेहनत करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। संगठन को दुरुस्त जितना भी हो सकता है, कोई परफेक्ट संगठन नहीं बनता है कि बिल्कुल फाइनली हो गया। उसमें कुछ न कुछ कमियां होती है, कमियों को काम करने की जरूरत होती है और हर किसी को काम करना चाहिए, हर संगठन को काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक तरह से गलत नीतियों को अपना करके, गलत का मतलब मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करती है। सर छोड़ दीजिए ना उनको, आप अपनी बात करते तो बेहतर रहता। देखिए नहीं, आप बीजेपी की बात ना कीजिए, समाजवादी मैं समाजवादी के भविष्य की बात कर रहा हूँ, आप बीजेपी के भविष्य आप सुन लीजिए। देखिए वक्त नहीं है सर, आप सुन भी नहीं सकता, क्योंकि हमें शो को यही खत्म करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मैनपुरी में बम्पर जीत समाजवादी पार्टी ने हासिल की है, खतौली में आरएलडी ने जीत हासिल की, वहीं रामपुर की सीट बीजेपी के खाते में गई। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब 24 की तैयारी समाजवादी पार्टी बेहतर तरीके से करेगी, क्योंकि चाचा का भी साथ मिल चुका है, परिवार एक हो चुका है, पीएसपीएल का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया गया है। लेकिन अभी एक लिटमस टेस्ट होना बाकी है, जो कि निकाय चुनाव है।
और निकाय चुनाव में बहुत कुछ साफ होगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत या फिर बीजेपी जो जीत का लय लेकर चल रही थी, एक ब्रेक खतौली को लेकर भी है, क्योंकि वोटर्स का संदेश है कि किसी एक को हम अपने खाते में नहीं रखते, हमारे पास ऑप्शन है। क्या ऐसे में लगातार ऑप्शन अब और भी बनने की कोशिश बीजेपी करेगी? सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।